आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है यानी कि 10 अक्टूबर। और आज हमारे साथ इस मौके पर बातचीत करने के लिए बेस अस्पताल श्रीनगर के साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मोहित सैनी जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि मानसिक तनाव से कैसे बचें। लेकिन उससे पहले जरा जो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है तो उसकी पृष्ठभूमि पर जरा नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं क्या कुछ है सर। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है जो हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब की बार के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम है मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, आवर माइंड आवर राइट्स। जिसका मतलब ये है कि मानसिक स्वास्थ्य हर किसी का एक जन्मसिद्ध अधिकार है, हर इंसान का एक जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसके उपलक्ष्य में ये बोला गया है कि हर एक इंसान एक सद्भावना के साथ और एक आदर के भाव के साथ पैदा होता है और हर एक इंसान को वो आदर मिले, उसका वो हक है, उसका वो राइट है। अगर किसी इंसान को उसका सम्मान नहीं मिलता, उसके आत्मसम्मान पे जब चोट पहुंचाई जाती है, तो ये लाजमी है कि आगे जाके ये चीज़ें मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव डाल सकती है। तो यही मेरा कहना है कि हर एक इंसान की अपनी डिग्निटी है, अपनी वर्थ है और हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, किसी को भेदभाव की भावना से ना देखें। और ये भेदभाव की भावना आगे जाके किसी इंसान के मन में विकार उत्पन्न कर सकती है। सर, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, विपरीत प्रभाव डालती है और जो व्यक्ति विशेष है वो अवसाद से ग्रसित हो जाता है? ऐसे कौन कौन से कारण? ऐसे मोटे मोटे 3 हेडिंग के अंदर वो कारण आते हैं। पहला बायोलॉजिकल, कि ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो। दूसरा साइकोलॉजिकल, कि किसी कारणवश हमारे मन की सोचने समझने की क्षमता ऐसी हो कि हम चीज़ों को कोप नहीं कर पाए टाइम रहते। और तीसरा सोशल फैक्टर, जिसमें मैंने आपको आज की हमारी मेंटल हेल्थ थीम सोशल फैक्टर को लेके ही है कि समाज में हर एक इंसान समान है, गरीबी अमीरी का भेद ना हो, जात पात का भेद ना हो, मेल फीमेल जेंडर का इशू ना हो, भेद ना हो, और सबको हम समान भावना से देखें और समान भावना से सबके साथ हम व्यवहार करें। तो ये सोशल फैक्टर का इस तरह से इतने वृहद रूप में एक दूसरे को प्रेरित करना और इन चीज़ों को डे टू डे रूटीन में लाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है किसी इंसान के स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के लिए। कितना प्रभाव ये एक मानसिक तौर पे किसी व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं अगर जो 3 कारक आपने बताए उनमें से किसी एक से भी वो ग्रसित हो या डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो? ये मनुष्य टू मनुष्य ये वेरी करता है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 तरह के लक्षण आ सकते हैं। इसका प्रभाव इतना सीवियर हो सकता है कि आत्महत्या तक के ख्याल मन में आ सकते हैं। तो सीवियरिटी तो बहुत ज़्यादा है। अगर किसी मनुष्य के मन मस्तिष्क पे किसी बात का बुरा प्रभाव पड़े और वो किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित हो और टाइम रहते बीमारी का इलाज ना हो, तो वो बीमारी बढ़ बढ़ के आत्महत्या के ख्यालों तक जा सकती है। और उससे पहले ही मनुष्य की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खराब हो सकती हैं। उसका काम पे असर पड़ सकता है, कामकाज पे असर पड़ सकता है, उसे उसकी लाइफ में रिलेशनशिप पे असर पड़ सकता है, रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, वो नशे के चंगुल में फंस सकता है, समस्या का समाधान कहीं नहीं मिल रहा, तो जो कि एक गलत तरीका होता है, नशे की आदत में पड़ सकता है और इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस में उसकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। सर, क्या कुछ इसके उपाय हो सकते हैं जिससे आदमी एक स्वस्थ जीवन जिए? क्योंकि हम देखते हैं अपने सेहत को लेकर आदमी हेल्थ कॉन्शियस रहता है, कई चीजों करता है, लेकिन मेंटल हेल्थ को लेकर उतना नहीं सोचता है। इसलिए ये थीम है कि मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। हर किसी का ये हक है कि अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। तो आज हम, ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है कि लेट्स टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ। अपने मन में परेशानी की बात नहीं है, परेशानी तो बांटनी है ही, खुशियाँ भी हम एक दूसरे से साझा करें, बांटें, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। ये छोटी सी शुरुआत हम कर सकते हैं इससे। और किसी से बात कैसे करनी है ये बहुत ज़रूरी है। हम एक शांत वाली जगह चुनें बात करने के लिए। हम उन लोगों से बात करें जो हमारे वेल विशर हों, जिन पे हमें ट्रस्ट हो। कभी कभी हम एकदम अनजान व्यक्ति से बात करने में भी सहज महसूस करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। हर इंसान का अपने अपने तरीके हैं।
और तीसरा, किसी से बात करने के बाद अगर हमें मोस्टली हम किसी से बात करेंगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा, और कभी कभी नहीं भी होता है तो अपनी बात और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें। उसी तरीके से किसी के मन की बात कैसे सुननी है, इसके भी कुछ बेसिक पॉइंट हैं। जगह माहौल शांत हो, पूरा ध्यान उसकी बात सुनने में लगा के रखें, फ़ोन को थोड़ा बंद कर दें कुछ टाइम के लिए, और उससे पूछें कि वो क्या चाहते हैं, इस सिचुएशन से कैसे निकलना चाहते हैं। अपने विचार, अपने सॉल्यूशन उस पर डायरेक्ट ना थोपें, पहले सुने उसके बाद रिएक्ट करें। तो सर मान सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कई लोग दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं कि हम मानसिक तनाव में मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन कितने हद तक इसको रोक सकती है? मेडिसिन बहुत हद तक रोक सकती है। मॉडरेट टू सीवियर केसेस में, आपने पूछा था ना मेरे से इसका प्रभाव कैसे पड़ता है। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुई है, बहुत दिन ऐसे नहीं हुए हैं और कंडीशन अभी भी स्टार्टिंग फेज में है, तो काउंसलिंग, एक दूसरे से बातचीत, अपने आप की ज़िंदगी में थोड़ा ठहराव लाना, अगर किसी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रही है तो ये तरीके उसको उस चीज़ से उबार सकते हैं। लेकिन कभी कभी कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है कि हम चाह कर भी उस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। सबसे बात कर लिया, एक्सरसाइज भी कर ली, म्यूज़िक भी सुन लिया, छुट्टी भी ले ली, लेकिन तब भी वो कंडीशन इतनी बढ़ चुकी है कि अब भी लाइफ में फंक्शनैलिटी पे असर पड़ रहा है, नींद पे असर पड़ रहा है, भूख पे असर पड़ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, याददाश्त में कमी आ रही है, नेगेटिव ख्याल मन में हमेशा हावी रह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में दवाइयाँ भी काम करती हैं। सीवियर कंडीशन में दवाइयाँ अच्छा काम करती हैं। मतलब अंतिम विकल्प दवाइयाँ हैं। अंतिम विकल्प तक होना ही नहीं चाहिए। बात यही है, अवेयरनेस इतनी फैले कि अंतिम विकल्प तक हो ही ना। लेकिन फिर भी जैसे भारत में 140 करोड़ लोगों में 10% लोग ऐसे हैं जो मानसिक समस्या से ग्रसित हैं, तो कुल मिला के 14 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इसमें से 0.8% ऐसे हैं जिन्हें डेली केयर की जरूरत है, जो अपनी जिंदगी, जो सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज से ग्रसित हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, बाइपोलर, डिमेंशिया, सीवियर ओसीडी, ये बहुत ही सीवियर मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। वो 0.8% हो गया 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमेशा किसी की साथ की, सपोर्ट की और दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो ये भी बहुत बड़ा नंबर है। सर अगर हम बेस हॉस्पिटल की बात करें, चूंकि पहाड़ों का ये एक हायर सेंटर है, तो यहाँ मानसिक रूप से ग्रसित कितने मरीज आपके पास पहुंच जाते हैं जिनका उपचार आपके द्वारा किया जा रहा है? क्या ये नंबर कोई बड़ा आंकड़ा है या फिर एक लिमिटेड संख्या में? हम इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उस एंड पे जहाँ हम सपोर्ट के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं इस इलाके की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार दिया और मेरी बात सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी मैं कैंप के लिए गया या मैंने अपनी बात रखनी चाहिए, सबने तहे दिल से मेरा स्वागत किया और मेरी बात सुनी है। और जब भी वो आते हैं डिपार्टमेंट में तो उन एक अच्छा महसूस होता है। जब वो ठीक होके जाते हैं और फिर बाद में अपने ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो एज अ डॉक्टर बहुत अच्छा महसूस होता है। अवेयरनेस की वजह से अब लोग बाग फ्री महसूस करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में आके अपने मन की बात कहने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए, जो मेरे लिए बड़ी बात है। नंबर के हिसाब से देखा जाए तो हमारी 30+ ओपीडी डेली चलती है और वार्ड में भी पेशेंट रहते हैं। इमरजेंसी अलग चलती है, अवेयरनेस प्रोग्राम अलग चलते हैं। वो नंबरों पे जाने से के बजाय मैं ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा महसूस कराती है कि लोग बाग बात करने के लिए रेडी होते हैं, आते हैं लोग काउंसलिंग के लिए और हाँ, दिल खोल के मतलब दिल खोल के बात करते हैं। हाँ, और वो मैं वही है कि ये सारा क्रेडिट यहाँ की जनता को जाता है, जो इस चीज को समझने के बाद यहाँ आके बात करने का करेज पैदा कर पाते हैं। बिल्कुल, ये जरूरी भी है कि अगर आप जाएं तो पूरी समस्याएं खुले तौर पे बताएं। और इसमें कौन से एज ग्रुप के सबसे ज्यादा रहते हैं? बच्चे हैं या फिर जो वयस्क हैं या फिर बुजुर्ग हैं? कौन से वो हैं जिनमें सबसे ज्यादा तनाव आप देखते हैं? उम्र के साथ साथ ही चीजें शुरू हो जाती हैं। बच्चे भी आते हैं और अडल्ट एज ग्रुप के भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। हर उम्र की अलग अलग प्रॉब्लम रहती है। बच्चों में कंसंट्रेशन का ना बनना, एक जगह ना बैठ पाना, इमोशनल, अपने अगर किसी को बुरा महसूस हो रहा है तो बच्चे बात नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बच्चों को ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि हमें बुरा लग रहा है, और उस कंडीशन में उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते। तो बच्चों के केसेस अलग हैं। सबसे ज्यादा केस तो अडल्टहुड के ही आते हैं।
काम से रिलेटेड और शरीर के तनाव से रिलेटेड जो बाद में पुराने दर्द बन जाते हैं, ऐसे केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं कि सर दर्द के केसेस, पुरानी नसों के दर्द के केसेस, दौरे वाले केसेस बहुत होते हैं, और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वाले मेजर पोर्शन ये रहता है। और ओल्ड एज में याददाश्त की कमी और तनाव, और या फिर अकेलापन, तनाव से ज़्यादा अकेलापन और याददाश्त की कमी, जिसे हम डिमेंशिया और डिप्रेशन बोलते हैं, ओल्ड एज में ये केसेस ज़्यादा आते हैं। बहुत सारा जो मेजॉरिटी केसेस होते हैं अडल्टहुड के, बिटवीन 20 से लेके 50 या 25 से लेके 50, इसमें सब्सटेंस के केसेस भी सबसे ज़्यादा इसी में आते हैं। लेकिन ऐसा ट्रेंड ये है, और यहाँ पे नहीं है, हर जगह भी है, कि जैसे जैसे उम्र कम उम्र में भी अल्कोहल या स्मैक के केसेस आ रहे हैं। सर, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि हम पहाड़ों में रह रहे हैं, तो यहाँ अक्सर देखा जाता है कि जो स्कूली छात्राएं होते हैं या कुछ बच्चे होते हैं, चीखने चिल्लाने की उनकी, और उसे एक स्पिरिचुअल से भी जोड़ दिया जाता है, आध्यात्म से जोड़ दिया जाता है। तो इस चीज को किस तरीके से आप देखते हैं? इस चीज पे मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। समाज में चीजों को देखने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। उस समाज के कल्चर पे, संस्कृति पे वो काफी उन चीजों का काफी असर होता है। इन्हें कल्चर बाउंड सिंड्रोम भी बोल दिया जाता है। इन बिहेवियर जो ऐसे व्यवहार हमें देखा गया है, उसका जो इंटरप्रिटेशन हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में भी है। संस्कृति और कल्चर आज से नहीं बना हुआ है, कई 100 सालों से बना हुआ है, और वो इम्पैक्ट इतना गहरा होता है कि समस्या को भी पता होता है। एक बड़े बुजुर्ग को मालूम होता है कि ये समस्या आ रही है, जैसे मान लिया देवी आ रही है या कुछ आ रहा है, उसे मालूम होता है कि इस समस्या का समाधान भी क्या है, पूजा करा लो या कुछ और तरीके। और साइकोलॉजिकली भी देखा गया है कि इस तरीके से अगर हम चीज़ों को डील करते हैं, अब ये थोड़ा मिक्स सी चीज़ है। अगर सिर्फ इसका जो साइकोलॉजिकल कारण है, उन कारणों में भी समाज के हिसाब से चलना ही ठीक रहता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है और उस तरीके से भी, जो हमारे समाज में सबको पता है, उस तरीके से भी चीज़ों का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो बेहतर है कि एक नई तरीके से सोच लें। बेहतर है कि एक बार काउंसलिंग के लिए आ जाए। ये चीज़ है, तो वो तरीका भी ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा किसी का खर्चा ना हो, बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, छोटे मोटे तरीकों से चीज़ें ठीक हो जाए, पूजा करा के। श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। श्रद्धा की भावना पैदा करेंगे तो मन को वैसे भी आराम मिलता है। लेकिन अगर कंडीशन इतनी सीवियर हो चुकी है, या फिर हम सोच रहे हैं कि कभी कभी ना समस्या वो नहीं होती, स्किज़ोफ्रेनिया कभी भी पूजा से ठीक नहीं होगा, मेनिया कभी भी पूजा से ठीक नहीं होगा, उसके लिए उपचार कराना ही पड़ेगा। ट्रांस एंड पोजिशन डिसऑर्डर जो है वो पूजा से ठीक हो सकता है, हम खुद बेचते हैं कि पूजा करा लो। चलिए, आखिरी एक सुझाव जो आप दर्शकों को देना चाहें कि किस तरीके से, चूंकि बहुत भाग दौड़ भरी वाली जिंदगी है, हर किसी के पास समय की बिल्कुल कमी है और तनाव बहुत ज्यादा है, कैसे इससे मुक्त रहा जाए? तनाव भरी जिंदगी है, थोड़ा ठहराव लाएं। और ठहराव लाने के लिए एक तरीका है कि जो भी कर रहे हैं भरपूर मन से करें, पूरी तरह 100% उसमें इंगेज रहें। और इंगेज रहने का 100% तरीका ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में फोकस रहें, चीज़ों को एंजॉय करें, काम को अपने एंजॉय करें, और हर तरीके से अपने सेंसेस के माध्यम से, विजुअल, ऑडिटरी एंड अदर सोमेटिक, मतलब शरीर में कैसा महसूस हो रहा है, इन चीज़ों को बार बार अवेयर होते रहे इन चीज़ों को लेके। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ मेडिकल कॉलेज से संबंधित बेस हॉस्पिटल में जो तैनात हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मोहित सैनी, उन्होंने मानसिक जो तनाव है और जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आज खासतौर पर प्रोग्राम चलाया गया था, उसके दौरान छात्रों को भी बहुत कुछ बताया। साफ तौर पर कहना है कि अगर आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो एक बार काउंसलिंग जरूर कराएं, सावधानी बरतें और जितना हो सके मेडिटेशन करें और शांत रहें और अच्छे से अपना जीवन यापन करें। लोकल 18 के लिए कमल पिमोली, श्रीनगर गढ़वाल। हमारा मस्तिष्क, हमारा अधिकार।